हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन है वो 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो एक कंप्लीट डिटेल के साथ में इन तीनों को अपन ने एक्सप्लेन किया था और उसी के बेसिस के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं सेल डिवीजन से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं आज उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ 25 क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन करेंगे जो कि कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में वो है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन किसको कहते हैं? जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसी को कह रहा है सूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो अपन ने देखा है कि जो मेटाफेज अवस्था होती है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र एक सीधी रेखा के रूप में अरेंज हो जाते हैं। जैसा मेटाफेज में अपन देखते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर अरेंज हो जाते हैं। इसी को तो कहा जाता था अपन इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता था। जब इसकी अगली स्टेज आती है यानी एनाफेज स्टेज आती है तो एनाफेज स्टेज में क्या होता है, यहां से सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और सेंट्रोमियर डिवाइड होने के कारण जो क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हुए नजर आते हैं। और अपन ने जब भी पढ़ा है तो इसका जो डायग्राम पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हुए। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ कौन सी अवस्था है? जब भी अपन ने देखा है तो डायग्राम ऐसा दिखा होगा। तो ये अवस्था है एनाफेज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? एनाफेज। दूसरा है निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? यानी माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? जब भी कोशिका विभाजन पढ़ा जाता है तब पढ़ा जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में 2 स्टेज होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को 3 स्टेज में बांटा जाता है, G1, S और G2। इसके बाद में स्टार्ट होती है एम फेज। एम फेज को 4 स्टेज में बांटा जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ पूछ रहा है सूत्र विभाजन यानी माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? तो वो है प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? यानी कि वो ऐसी कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो मियोसिस 2 प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसका काम है गुणसूत्रों की संख्या को आधी करना। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है एनाफेज स्टेज में, एनाफेज फर्स्ट में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है अपने पास में, वह है क्वेश्चन नंबर 4। उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की ज्यादा सक्रियता होती है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सेल मेटाबॉलिक यानी उपापचय रूप से सबसे ज्यादा एक्टिव होती है? तो वो कौन सी है? वो है इंटरफेज। प्रारंभिक साइंटिस्ट क्या करते थे, जो इंटरफेज अवस्था होती है इसको विश्राम अवस्था मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे साइंटिस्ट आते गए तो उनको पता लगा कि जो इंटरफेज है इसको कहा जाता है प्रिपरेशन फेज। यानी कि यहाँ जो वास्तविक विभाजन होता है उसकी जो सामग्री चाहिए उस सामग्री का निर्माण होता है इंटरफेज अवस्था में। तो यानी कि जो इंटरफेज स्टेज है ये है मेटाबॉलिक रूप से हाईली एक्टिव स्टेज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? इनमें से चारों में से मियोसिस के लिए कौन सा जो कथन है वो सही माना गया है? पहला मियोसिस फर्स्ट समसूत्री विभाजन है, यानी कि जो मियोसिस प्रथम है
उसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है, ये सही कथन है। मियोसिस सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन है, ये नहीं है। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों अर्धसूत्री विभाजन हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ सही कथन कौन सा है? मियोसिस प्रथम को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट को कहा गया है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को कहा गया है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि ये गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देता है, इसी कारण इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा गया है। इसी को कहा गया है न्यूनकारी विभाजन। मियोसिस सेकेंड का कार्य क्या है? क्रोमेटिड की संख्या को कम करना। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए कौन सा कोशिका विभाजन आवश्यक होता है? केवल समसूत्रण यानी माइटोसिस, केवल अर्धसूत्री यानी मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या फिर दोनों नहीं, यानी माइटोसिस भी नहीं और मियोसिस भी नहीं। तो उसका आंसर है सही, वो है माइटोसिस। माइटोसिस का काम क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी ये कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। इसी कारण जो सेल्स है यानी कि उसकी जो रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग करने का काम कौन सा करता है? वो काम करता है माइटोसिस। माइटोसिस कौन सी कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। इसीलिए ये जो पुरानी कोशिकाएं होती है, जो चोट ग्रसित कोशिकाएं हो जाती है, तो उनके लिए माइटोसिस आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए। माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अभी भी मैंने बताया था कि जो 4 स्टेज है, जो मेटाफेज स्टेज होती है, इस मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं? जो गुणसूत्र है वो एक सीधी रेखा के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसी को कहा गया है मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पूछा गया है सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित या स्थित हो जाते हैं, तो वो है मेटाफेज स्टेज। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, सही है। कौन कौन सा? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में यानी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये गलत है। यहाँ 2 गुनी न होके और उनकी संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है। अर्धसूत्री के दौरान जनक कोशिका के जीन परिणामी कोशिकाओं में मिश्रित हो जाते हैं, सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, सही है। यानी कि यहाँ कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो नई कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, न कि 2 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन से संबंधित है। यदि पादप हार्मोन पढ़े हैं तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। उनमें से सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जिब्रेलिन भी होता है जिम्मेदार, साइटोकाइनिन भी जिम्मेदार होता है और ऑक्सिन्स भी जिम्मेदार होता है। लेकिन पर्टिकुलर पूछा जाता है तो इसका सही आंसर कौन सा है? वो है साइटोकाइनिन। निम्न में से किस कोशिका घटक की संख्या एक विशेष जाति के लिए हमेशा स्थिर रहती है?
यानी कि कौन सा ऐसा कोशिका का घटक है जिसकी संख्या हमेशा स्थिर रहती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोजोम, साइटोप्लाज्म या सेंट्रोजोम। तो इसका सही आंसर है क्रोमोजोम। जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा स्थिर रहते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या है वैसी की वैसी रहती है। कैसे रहती है? जो मियोसिस होता है, मियोसिस के द्वारा निर्माण होता है किसका? जैसे मानव की बात करें तो उसका निर्माण होता है शुक्राणु का और अंडाणु का। दोनों क्या संरचनाएं हैं? दोनों युग्मक है, दोनों युग्मक है। शुक्राणु एन और अंडाणु एन। गुणसूत्र की संख्या 23 और गुणसूत्र की संख्या 23। जब दोनों जुड़ते हैं तब बनता है 2n46 और संरचना बनती है युग्मनज। जायगोट का निर्माण होता है जिससे कि ये वापस डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाता है और गुणसूत्रों की संख्या मेंटेन रहती है। निम्न में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है? क्वेश्चन है मियोसिस जो फर्स्ट है उसकी सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? वो है प्रोफेज। प्रोफेज एक कॉम्प्लेक्स स्टेज मानी गई है क्योंकि इसकी 5 उप अवस्थाएं होती है और सबसे लंबी अवस्था भी है प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्कर सेल साइकिल का सही क्रम कौन सा है? कोशिका चक्कर सेल साइकिल का सही क्रम कौन सा है? तो जब भी कोशिका चक्कर पड़ा जाता है तब इसमें 2 अवस्थाएं होती है। एक का नाम है इंटरफेज और दूसरी का नाम है एम फेज। इंटरफेज में 3 स्टेज पाई जाती है, G1, S और G2 में। एम फेज में 4 स्टेज पाई जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सही सीक्वेंस क्या है? G1 नहीं है, S नहीं है, G1, S, G2 और M। तो सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन। कोशिका चक्कर की G2 अवस्था में गुणसूत्रों में डीएनए हेलिक्स की संख्या होती है। G2 अवस्था में डीएनए हेलिक्स की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4। जब भी अपन ने S अवस्था का जिक्र किया है तो S अवस्था से गुणसूत्र पहले कैसा होता है? 2C कंडीशन में होता है और जैसे ही S अवस्था को पार करता है तो इसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के कारण इसमें कंडीशन कौन सी आ जाती है? ये हो जाता है 4C कंडीशन का। तो यहाँ डीएनए हेलिक्स की संख्या कितनी है? वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिका चक्र को सम विभाजन कहते हैं? अर्धसूत्री को, सूत्र विभाजन को, असूत्री विभाजन को? तो इसका सही आंसर है सूत्र विभाजन यानी माइटोसिस। असूत्री यानी कि गुणसूत्र भाग नहीं लेता है। अर्धसूत्री यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। और सूत्र विभाजन यानी कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है पैतृक कोशिका में और संतति कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्कर की किस अवस्था में गुणसूत्र पदार्थों का संघनन प्रारंभ हो जाता है? यानी कि कोशिका चक्कर की वो कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र धीरे धीरे यानी कुंडलित होने लग जाते हैं, जिसके कारण वो मोटे और छोटे दिखाई देते हैं? तो पश्चावस्था यानी कि टीलोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, अंतावस्था यानी इंटरफेज और पूर्वावस्था यानी प्रोफेज। तो यहाँ है वो है प्रोफेज अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में
गुणसूत्र की संख्या व आकार का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। गुणसूत्र के नंबर और गुणसूत्र का साइज, इसका अध्ययन करने के लिए जो सबसे उपयुक्त स्टेज मानी जाती है वो है मेटाफेज। कौन सी है? मेटाफेज। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि शेप का अध्ययन यानी आकृति का अध्ययन करने के लिए उचित अवस्था कौन सी है, तो वह है एनाफेज। और साइज के लिए या नंबर के लिए उचित अवस्था कौन सी है, तो वह है मेटाफेज। जंतु कोशिका में तर्कु तंतु किससे जुड़े हुए होते हैं? तारक काई से, लयन काई से, केंद्रक से या माइटोकॉन्ड्रिया से? तो तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन करता है? तारक काय करता है। तर्कु तंतु क्या होते हैं? जब भी अपन कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं तो जैसे कि जो गुणसूत्रों से धागे जैसी संरचनाएं जुड़ी हुई होती है, ये धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहा जा रहा है? इनको कहा जाता है तर्कु तंतु। और यहाँ जो ध्रुव है, ध्रुवों के ऊपर होता है तारक काई। शरीर की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यकृत कोशिकाओं में होता है, मुख की कोशिकाओं में होता है, और एकमात्र है वो कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। जो न्यूरॉन सेल्स होती है, नर्व सेल होती है, यानी कि जो न्यूरॉन होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी एक बार न्यूरॉन का निर्माण हो जाता है तो वो कभी भी विभाजित नहीं होता है। इसी कारण जो अपना ब्रेन है उसमें न्यूरॉन को पैकिंग करने की एक स्पेशल व्यवस्था पाई जाती है जिसके कि इसको सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्र विभाजन शब्द किसके द्वारा दिया गया? मियोसिस जो टर्म है ये कौन से साइंटिस्ट ने दी है? तो हार्टविग नहीं है, सटन बोवेरी, होप मिस्टर, और इसका सही आंसर है फार्मर व मूरी ने। यदि माइटोसिस टर्म आ जाती है, माइटोसिस शब्द किसने दिया है? वो दिया है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, वाल्टेयर फ्लेमिंग। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्रोमेटिन के संघनन में वृद्धि होती है तब क्या इफेक्ट पड़ता है? हेटेरोक्रोमेटिन बढ़ जाता है, यूक्रोमेटिन बढ़ जाता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का विभेदन कम हो जाता, डिफरेंशिएशन कम हो जाता है, या डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है? तो वो है डिफरेंशिएशन कम हो जाता है। इसका सही आंसर है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का विभेदन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का संघनन कौन सी अवस्था में देखा जाता है? तो गुणसूत्रों का संघनन देखा जाता है प्रोफेज अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए चरण, डीएनए किस चरण में प्रतिकृति बनाता है? यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है? अभी जस्ट पहले बताया था मैंने, इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा है, G1, S और G2। G1 में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, G2 में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। S अवस्था में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस भी हो रहा है और रेप्लिकेशन भी हो रहा है। तो यहाँ है S चरण। कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मक या यौन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आंसर है पिंजरे का बंटवारा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो यह है अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक का निर्माण करने वाला कौन सा विभाजन है? वो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो ये सेल डिवीजन के बेसिस के जो एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इनको देखते रहिए। यहाँ से
काफ़ी आपको मदद मिलेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन जो इनकी तैयारी कर रहे हैं या जो 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी आगे की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।